हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का ये लास्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इसका लास्ट टॉपिक जो आप देख रहे होंगे वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया पेडिग्री एनालिसिस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवा दिए। आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आपका देख रहे हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है उसमें कलर ब्लाइंडनेस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, हेमोफीलिया भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और सिकल सेल एनीमिया भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ये सारे लोगों को। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो देखिए थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक्चुअली में क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है ये, है ना। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, इसमें होता क्या है, इसमें देखिए डिफेक्टिव ग्लोबिन। एक्चुअली में आरबीसी का जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, उसमें ग्लोबिन होता है, अल्फा बीटा गामा ये सब ग्लोबिन होता है। वो ग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है आरबीसी के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। आपको याद होगा जब पॉइंट म्यूटेशन हमने बताया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो या फिर डेलीशन वगैरह हो, उससे थैलेसीमिया होता है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन है ये। और इसमें जो चेन होता है आरबीसी का, ग्लोबुलिन चेन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जैसे मैं बता चुका हूँ इस बात को। अब देखिए, हमने बताया यहाँ पे कि 3 टाइप का थैलेसीमिया आपको बताया गया है। एक है अल्फ़ा थैलेसीमिया, एक है बीटा थैलेसीमिया, एक है डेल्टा थैलेसीमिया। एक्चुअली में ये चेन पर बेस्ड है। अल्फ़ा थैलेसीमिया के लिए जीन HbA1 और HbA1 और HbA2 रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी जीन में कुछ डिफेक्ट, इसी जीन की वजह से ऐसा कुछ होता है। इसमें होता क्या है कि 16th क्रोमोसोम्स जो होता है ना, उसी में डेलीशन हो जाता है। और इसके डेलीशन की वजह से जो अल्फ़ा चेन होता है ना, आरबीसी का जो अल्फ़ा चेन होता है उसमें कुछ चेंजेज, मतलब उसमें कुछ रिडक्शन आ जाता है, डिक्रीजेज हो जाता है। और जिसकी वजह से जब अल्फ़ा चेन में डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, बीटा चेन बढ़ जाएगा। अब जब बीटा चेन बढ़ेगा, देखो एडल्ट में एक्चुअली में बीटा चेन बढ़ता है और न्यूली बॉर्न बेबी में गामा चेन बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से आरबीसी का शेप जो होता है ना वो चेंज कर जाता है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो घट जाती है। सो दिस इज़ हाईली सीवियर टाइप एनीमिया। ये जो एनीमिया है ना, अल्फ़ा थैलेसीमिया जो होता है वो हाईली सीवियर टाइप का एनीमिया काउज करता है। तो ये है आपका अल्फ़ा थैलेसीमिया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे बीटा थैलेसीमिया। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन कौन सा है, HBB, उसी में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। और ये किस क्रोमोसोम की वजह से होता है, 11th क्रोमोसोम में। देख रहे होगे ये 16th क्रोमोसोम में है, ये 11th क्रोमोसोम में है। और जब अल्फ़ा जो थैलेसीमिया था उसमें अल्फ़ा चेन घटता था, अल्फ़ा चेन में डिफेक्ट आता था। इसमें आप देख रहे होंगे बीटा चेन में डिफेक्ट आता है। तो जब बीटा चेन में डिफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा चेन बढ़ जाएगा। और जब अल्फ़ा चेन बढ़ेगा ना तो ये क्या करता है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन से ये बाइंड कर जाता है। वही मैंने बताया यहाँ पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी होगा वो घट जाएगा। ये उतना सीवियर नहीं माना जाता है जितना अल्फ़ा थैलेसीमिया। ओके। और डेल्टा थैलेसीमिया आप देख रहे होंगे बहुत कम होता है। एक्चुअली में ये बीटा थैलेसीमिया के लगभग ही उसी के जैसा होता है और बहुत ही रेयर देखा गया है। चूँकि कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि कुछ कुछ पीपल्स में ये बीटा चेन के बदले में डेल्टा चेन पाया जाता है और इसकी वजह से ये उसमें चेंजेज हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा थैलेसीमिया का जो टाइप है, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा। और ये किसकी वजह से होता है, तो डिफेक्टिव ग्लोबिन की वजह से होता है। आपको याद रखना है, अल्फ़ा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम्स और बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया, देखिए फिनाइलकीटोनुरिया भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में होता क्या है कि 12th क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से होता है। एक्चुअली में 12th क्रोमोसोम में जब डिफेक्ट होगा ना तो इससे क्या होता है कि एंजाइम होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये लीवर से निकलता है। ये जो एंजाइम है वो निकलता है लीवर से और इसका काम क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन में। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि फिनाइल एलानिन जो होता है वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर जाता है।
तो अगर ये 12th क्रोमोसोम में पॉइंट म्यूटेशन हुआ और इसकी वजह से ये एंजाइम जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये एंजाइम का निकलना बंद हो जाता है। जब ये एंजाइम का निकलना बंद हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन का कन्वर्सन हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, और फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है वो एक्युमुलेट करता है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस काउज करता है, ब्रेन में एक्युमुलेट कर जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन काउज कर देगा, और यूरिन जो है उसके थ्रू ये आना शुरू हो जाएगा। ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो होगा ना वो यूरिन के थ्रू आएगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन किडनी नहीं कर पाता है ना। तो यूरिन जो होता है माउसी ऑर्डर आ जाता है यूरिन में, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। ओके, तो ध्यान क्या क्या रखना है फिनाइल कीटोनुरिया में। ऑटोसोमल रिसेसिव है, 12th क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। कौन सा एंजाइम इसमें नहीं रिलीज होता? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या काम है इस एंजाइम का? तो ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन में नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये एंजाइम लीवर के द्वारा रिलीज नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन का कन्वर्सन हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड क्या करता है? ये एक्युमुलेट कर जाता है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस काउज करता है, या फिर ब्रेन में ये एक्युमुलेट करके मेंटल रिटार्डेशन काउज करता है। और इसका सिम्टम क्या होता है और भी कि ये किडनी के द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता प्रॉपरली इसका, इसीलिए यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे दिया हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ज़्यादातर इन लोगों में देखा गया है, कॉकेशियन नॉर्दर्न यूरोपियंस जो होते हैं ना उन्हीं लोगों में ज़्यादातर देखा गया है। इसमें जनरली क्या होता है, सिम्टम दिया हुआ है साल्टी स्वीट्स होता है, बहुत ही ज़्यादा साल्टी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना। तो किडनी के फंक्शन को ही इफेक्ट करता है मेन रूप से। और ये किसकी वजह से होता है? तो 7th क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है ना, तो इसकी वजह से एक और इफेक्ट पैदा होता है कि लंग्स और पेनक्रियाज में म्यूकस का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से फाइब्रस सिस्ट काउज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑटोमेटिकली लंग्स और पेनक्रियाज का फंक्शन इसमें क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फिनाइल कीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा है एलोसोमिक डिसऑर्डर। एलोसोमिक डिसऑर्डर एक्चुअली में मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, जिसमें कि एलोसोमिक डिसऑर्डर रिलेटेड है किससे? तो ये रिलेटेड है आपका एलोसोम, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है, उसी से रिलेटेड है ये। तो देखिए पहला दिया हुआ है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये ट्राइसोमी की वजह से पैदा होता है। ट्राइसोमी आपको याद होगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, वही दिया हुआ है एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल। तो देख रहे हैं इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये ऑटोसोम है 44 + XXY। अब अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, जैसे लेग लॉन्ग हो जाता है, बॉडी हेयर्स जो होता है वो आना शुरू हो जाता है प्रॉपर वे में, प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉल हो जाता है, टेस्टिस का साइज़ भी छोटा हो जाता है, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट शुरू हो जाता है, और पर्सन क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा कि एक 1 एक्स्ट्रा, मतलब इसमें आप देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? ऑटोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, ऑटोसोम नहीं एलोसोम का एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, जबकि इसमें देख रहे होंगे एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो घट रहा है ना। तो एक्स क्रोमोसोम घटने की वजह से क्या हो जाएगा? 44 + X0 है ये, X0। पर्सन कैसा होगा? स्टेराइल हो जाएगा, ब्रेस्ट का साइज़ रिड्यूस्ड होगा फीमेल कैरेक्टर होगा, लेकिन ब्रेस्ट का साइज़ छोटा होगा, ओवरी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, शॉर्ट स्टेचर भी आप देख रहे होंगे। तो ये सब कैरेक्टर आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। आपको मेन रूप से ये और ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे नीचे दिया हुआ है सुपर फीमेल। ये भी स्टेराइल होती है, सुपर फीमेल स्टेराइल होती है। सुपर फीमेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, देख रहे हैं। जैसे ऑटोसोम में गड़बड़ी नहीं है, एक्स क्रोमोसोम ट्रिपल है, एक्स क्रोमोसोम 4 है, तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, इसी की वजह से सुपर फीमेल। उसी तरह से नीचे आप देख रहे होंगे जोकैप्स सिंड्रोम या फिर सुपर मेल, या फिर इसी को बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। इसमें आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा बाई क्रोमोसोम्स आ जाता है ना।
जैसे सुपर फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ भी क्या है, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। इसकी वजह से मेल कैरेक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है पर्सन पे, और इसीलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम बोला जाता है। क्रिमिनल सिंड्रोम इसीलिए बोला जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका दिया हुआ है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इसमें हमने बता दिया आपको डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम्स की वजह से होता है ये, और इसका कैरेक्टर क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर्स है, स्मॉल राउंड हेड होता है इसमें, फॉरवर्ड टंग, टंग जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, इस तरह से टंग जो होगा आपका इस तरह से ऐसे रहेगा, और ओपन पार्शियली ओपन माउथ, माउथ जो होगा कमरली ओपन रहता है ये। मेंटल रिटार्डेशन शुरू करता है, ब्रो पाम जो होता है एकदम ब्रोडेड टाइप का आपको लगेगा कुछ, है ना। तो ये इसका कैरेक्टर है। ओके, डाउन सिंड्रोम, या इसी को मंगोलिज्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी की वजह से होता है। जैसे ये 21st क्रोमोसोम्स का ट्राइसोमी हो तो डाउन सिंड्रोम, 18th क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो तो एडवर्ड सिंड्रोम, 13th क्रोमोसोम्स का ट्राइसोमी हो तो पटाउस सिंड्रोम, और अगर 5th क्रोमोसोम्स का शॉर्ट आर्म हो, शॉर्ट आर्म का मतलब क्या, डिलीशन हो सकता है या ट्रांजिशन भी हो सकता है, इसमें एक आर्म से दूसरे आर्म में ज्वाइन कर सकता है, तो इसको बोलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आपको रिवाइज़ करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आप नोट्स भी बनाइए इसका, है ना। और हमारा आज जो है हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रहा है, इस वीडियो में ये आपका ये टॉपिक फिनिश हो रहा है जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।